doctors. Today we'll be discussing all the factors that affect equilibrium. For example, the change in temperature, change in pressure, change in the concentration of any of the reactant or product, effect of inert gas addition, and the effect of a catalyst. So before discussing those factors, हम discuss कर लेते हैं Legitles Principle, which states change in any of the factors that determine equilibrium conditions will cause the system to change in such a manner to reduce the effect of change. That means reaction में factor change करेंगे, कोई सा भी जो equilibrium condition को describe कर रहा है, be it temperature, pressure, concentration, inert gas addition और catalyst, तो reaction या तो forward direction में shift होगी या तो backward direction में shift होगी, so as to reduce the effect of change. और दोबारा से equilibrium establish करने के लिए कभी भी कोई फैक्टर चेंज करेगा तो रिएक्शन इट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर सम टाइम अनलेस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड और इन बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर सम टाइम until equilibrium is achieved. So the first factor is effect of concentration change. For example, अगर हम हेबर्स प्रोसेस ले लें, नाइट्रोजन प्लस 3 moles of हाइड्रोजन इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 moles of अमोनिया. सो यहाँ पर हम क्या कर लें, अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन और इसकी कंसनट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रही है विद टाइम. सो अगर हमने इन दोनों की कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इसको काउंटर एक्ट करने के लिए, इसको इस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट देंगे until equilibrium established. So whenever the reactant concentration is increased, reaction is shifted in forward direction, and whenever there is an increase in concentration of product, backward reaction will shift in backward direction until equilibrium is achieved. So when reactant की concentration बढ़ेगी, reaction will shift in forward direction, और जो product की concentration बढ़ेगी, reaction will shift in backward direction. और हम ऐसे भी कर सकते हैं, अमोनिया इज़ ए गैस, तो गैस को लिक्विफाई करके अगर हम इसको रिमूव कर रहे हैं तो इस केस में हम क्या करें, इसकी कंसनट्रेशन को कम कर रहे हैं. तो कम कर रहे हैं यानी इसकी कंसनट्रेशन कम हो रही है और ऑल्टरनेटिवली इसकी कंसनट्रेशन बढ़ रही है. दैट मीन्स इन दैट केस टू रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने का, कि हम प्रोडक्ट्स को रिमूव करते रहें. अगर गैस बन रही है तो उसको लिक्विफाई करके रिमूव करते रहें. तो प्रोडक्ट का रिमूवल इज़ ए गुड वे टू इन्हांस मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स. एग्जाम्पल जैसे ये रिएक्शन है कि आयरन के सोल्यूशन में अगर हम पोटेशियम थायोसाइनेट डाल रहे हैं तो FeSCN होल 2 पॉजिटिव ये सोल्यूशन मिल रहा है एक्वस में, डीप रेड ये इसका कलर होता है. तो अगर हम इसमें पोटेशियम थायोसाइनेट और ज़्यादा ऐड करेंगे, दैट मीन्स अगर हम KSCN की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रही हैं तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इन दैट केस रेड कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी. और अगर हम यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव को रिमूव करें, यानी इसकी कंसनट्रेशन कम करें, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम करें, हम यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड डाल के Fe3 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कम कर सकते हैं, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो इसकी कंसनट्रेशन कम हो रही है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी इसकी कंसनट्रेशन फिर से बढ़ाने के लिए, और टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द चेंज. और हम HCl नेगेटिव को भी रिमूव कर सकते हैं HgCl2 डाल के, तो HgCl2 के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, तो इन दैट केस टू इसकी कंसनट्रेशन कम हो रही है, रिएक्शन विल अगेन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. और अगर हम पोटेशियम थायोसाइनेट डाल रहे हैं तो इसकी कंसनट्रेशन बढ़ रही है, तो रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी. जबकि जो हमने पहले 2 केसेस डिस्कस की, ऑक्सैलिक एसिड और HgCl2 डालने वाला क्या, वहाँ पे रेड कलर की इंटेंसिटी कम होगी बिकॉज रिएक्शन इज शिफ्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. हमने कंसनट्रेशन चेंज का यहाँ पे एग्जाम्पल देखा कलर के साथ रिलेट करके. यहाँ पे येलो कलर की रिएक्टेंट और कलरलेस रिएक्टेंट थे विच आर गिविंग रेड कलर प्रोडक्ट. तो अगर हमने पोटेशियम थायोसाइनेट यहाँ पे डाला तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जब तक इनकी कंसनट्रेशन फिर से इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती. तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स रेड कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी. और हमने जब ऑक्सैलिक एसिड डाला उसने Fe3 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर दिया, इसकी कंसनट्रेशन कम हो गई, रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी रेड कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी. बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. HgCl2 वाला SCN के साथ रिएक्ट करेगा, इसकी कंसनट्रेशन कम हो गई, रिएक्शन विल अगेन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो इन दैट केस ऑल्सो रेड कलर की इंटेंसिटी विल डिक्रीज और बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड.
फैक्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। तो जब हम प्रेशर चेंज करें, वी वेरी वेल नो बाय एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन एवोगाड्रोस लॉ। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा किसी गैस का, नंबर ऑफ मोल्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। और हमने बॉयल्स लॉ में भी पढ़ा था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये भी हमने पढ़ा था कि इसमें बॉयल्स लॉ में। अगर हम यहाँ से इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से पता चल रहा है। अगर हम उन दोनों को कंबाइन करके देखें, यानी कि जैसे अगर कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हेबस प्रोसेस ही ले लें, अगर नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ऑल आर इन गैसियस फेज। सो यहाँ पर अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है या जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हमने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया, यानी जैसे अगर सिलेंडर में ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रही है, क्लोज सिस्टम में होती है, वी वेरी वेल नो दिस इज ऑल्सो इन क्लोज सिस्टम, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अचीव्ड इन क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी हेबस प्रोसेस, यहाँ पे हमने इसको प्रेस किया, जैसे अगर ये यहाँ पर है, दिस मच ऑफ सिलेंडर इज देयर, इफ़ वी आर अप्लाइंग प्रेशर, हमने प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई किया तो यहाँ पे रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, इसको प्रेस करते रहेंगे पिस्टन से, इसको प्रेस करते करते हमने इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन लेसर नंबर ऑफ मोल्स। दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर पहले ज़्यादा लगाया था, प्रेशर कम कर दिया, यानी वॉल्यूम बढ़ गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, तो रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो हाई प्रेशर पर फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, वेयर एज लो प्रेशर पर बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। इंक्रीज इन प्रेशर shifts the direction in the shifts equilibrium in the direction of lesser number of moles / volume. For example, here high pressure will shift the reaction in forward direction and low pressure will shift the reaction in backward direction. There is effect of temperature change. Now we very well know कि दो तरह की reactions होती हैं, एक होती है exothermic reaction where delta H is negative. ये reaction exothermic है. Exothermic reactions are those in which heat is released. सो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पे फेवर्ड होगी। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। दूसरी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू होती है पॉजिटिव या फिर इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी इसको टेम्परेचर हाई चाहिए, तो हाई टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होगा। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर इज फेवर्ड, एंड अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, डिक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और जहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हाई टेम्परेचर इज फेवर्ड, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इस वाले केस में अगर हम जैसे दो टेम्परेचर ले लें, एक बार ले लें टेम्परेचर T1 और इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्जर्व किया हो K1। नेक्स्ट अगर हम टेम्परेचर ले लें T2 और यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर ऑब्जर्व करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्जर्व करें K2, तो और इंथैल्पी चेंज अगर डेल्टा एच ले लें, इट कैन बी ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है विच इज़ आर्हीनियस इक्वेशन, विच इज़ log K2। हम ये आगे भी पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, log K2 अपॉन K1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट किया है, सो 2.303 आएगा इंटू आर विच इज़ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, and here it will be 1 upon T1, temperature T1 upon 1 minus 1 upon T2। टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1 और टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K2। नाउ अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखें, सो दिस विल बी, या फिर इसको यहीं पे लिख लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, T1 इंटू T2 T2 क्रॉस मल्टीप्लाई T2 माइनस T1 ऊपर आ जाएगा। सो दिस वैल्यू विल गिव अस log K2 अपॉन K1। तो यहाँ से हम बता सकते हैं डेल्टा एच इंथैल्पी, टेम्परेचर T1 T2 एंड K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, एंड आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फोर्थ फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जैसे होती हैं हीलियम जो रिएक्ट नहीं करती, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये रिएक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि इनके
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल जो है कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो इसलिए रिएक्ट नहीं करती हैं। सो अगर हम ये किसी रिएक्शन में ऐड कर दें तब क्या इफेक्ट होगा? तो दो कंडीशंस हो सकती है। जैसे हम अगर हेबस प्रोसेस ही ले लें, नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ऑल इन गैसियस फेज। सो अगर हम यहीं पे ले लें, दो तरह के केसेस आते हैं। फर्स्ट वन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, वी वेरी वेल नो कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर। तो ये क्लोज कंटेनर के अंदर रिएक्शन रखी हुई है। पहला हमने इसमें डाल दी बाहर से हीलियम गैस, रिएक्ट तो वो किसी के साथ नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा ही नहीं, ना ही प्रोडक्ट के साथ ना ही रिएक्टेंट के साथ, जस्ट इनर्ट गैस डाल दिया। और वॉल्यूम हमने क्या रखा? कांस्टेंट, जितना पहले था वॉल्यूम अभी भी उतना ही है। तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई इफेक्ट? जब वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज नहीं आएगा, प्रेशर में भी मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मतलब नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी ना ही बैकवर्ड रिएक्शन। ये अपना ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, जस्ट जो इनर्ट गैस ऐड की है वो अनरिएक्टेड रहेगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सेकंड कंडीशन आती है कांस्टेंट प्रेशर। नाउ ये चीज़ हमें समझनी है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? अब वॉल्यूम चेंज कर सकता है। जब हम इनर्ट गैस डालेंगे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पहले अगर यहाँ पे था तो अब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिसकी वजह से वी वेरी वेल नो बाय एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा, इनर्ट गैस डाल दी, वॉल्यूम क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो इस टाइम पे रिएक्शन शिफ्ट करेगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे ज़्यादा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम जितना ज़्यादा हीलियम, नियॉन या आर्गन गैस इसमें डालते रहेंगे उतना ही ज़्यादा रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करती रहेगी। कांस्टेंट प्रेशर पे when inert gas is added, equilibrium shift in the direction of more volume or more number of moles. For example here, अगर हम helium, neon, argon कोई सी भी गैस डालेंगे तो backward reaction is favored. Next factor is effect of a catalyst. Now what are these catalysts? Catalysts are those species which changes the rate of a reaction. जो speed बढ़ाते हैं या कम करते हैं, डिपेंड करता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर स्पीड को बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को कम कर रहे हैं। सो कैटलिस्ट इज एनी सब्सटेंस विच ऑल्टर्स और चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब ये जो कैटलिस्ट हैं ये इक्विलिब्रियम को किस तरह से इफेक्ट करेंगे? इक्विलिब्रियम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट ये इक्विलिब्रियम को जल्दी इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर हमारे पास रिएक्शन थी, वहाँ पे रिएक्टेंट्स जो थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमें एनर्जी बता रही है, दिस इज़ एनर्जी एंड दिस इज़ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन जैसे से आगे आगे प्रोग्रेस करेगी तो क्या होता है, रिएक्टेंट जो होते हैं पहले उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, उनको एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। पहले वो ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट टूट कर प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे एक्सोथर्मिक में भी, जहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी। तो इस तरीके से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए इसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इस बैरियर को कम कर देता है, ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है। यानी ये पहले इतनी ज़्यादा इसको लंबा रास्ता चुनना पड़ रहा था प्रोडक्ट बनाने के लिए, जस्ट ऑल्टरनेट पाथवे दे देगा और कम एक्टिवेशन एनर्जी से ही काम चल जाएगा, कम एक्टिवेशन एनर्जी से ही रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज एनी सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स रेट ऑफ ए रिएक्शन। हाउ? कैटलिस्ट जो होता है ये एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन को प्रोडक्ट में बदलने में, कैटलिस्ट जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा। अब कम एनर्जी के साथ ही रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पर कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट इक्विलिब्रियम जल्दी अटैन हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने जैसे हेबस प्रोसेस पढ़ी थी, तो हेबस प्रोसेस में हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं आयरन। The following condition will favor maximum formation of product in the reaction. A2 gas plus B2 gas is giving us X2 gas. So यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव दी है, नेगेटिव में दी है, दैट मीन्स दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है यानी इसको टेम्परेचर की कम टेम्परेचर पे रिएक्शन फेवरेबल होगी, दैट मीन्स लो टेम्परेचर इज फेवर्ड। सेकेंडली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 and 1 2 है और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ 1 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, वी वेरी वेल नो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम भी कम हो रहा है।
वॉल्यूम कम हो रहा है यानी कि हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी. सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन फेवर्ड होगी. तो वही चीज़ पूछिए यहाँ पे, फेवर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर. Low temperature, high pressure, option first will be the right answer. For the reversible reaction, Haber's process दिए nitrogen in gaseous moles plus 3 moles of hydrogen is in equilibrium with 2 moles of ammonia. Here heat is being released. That means ये reaction कौन सी है? This is an exothermic reaction. Exothermic reaction और पूछे forward direction reaction कब shift होगी? तो exothermic reaction को कम temperature की ज़रूरत होती है. That means low temperature is favored. नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने? 3 + 1 4 और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2. वी वेरी वेल नो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम भी कम हो रहा है. वॉल्यूम कब कम होता है? जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं. तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन फेवर्ड होगी. हमें बस इतना याद रखना है कि प्रेशर बढ़ाने पर कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है. सो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर. बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, नो प्रेशर तो बढ़ाना है. बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए. बाय इंक्रीजिंग प्रेशर yes and decreasing temperature yes. So option D will be the right answer. Given exothermic reaction, पहले ही दे दी exothermic reaction है, that means delta H is negative. Kp और Kp डैश दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्जर्व किए गए टेम्परेचर T1 एंड T2 पे रिस्पेक्टिवली. हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट इन टेम्परेचर एंड इट इज रेडीली ऑब्जर्व दैट. हमने पढ़ा था आर्हीनियस इक्वेशन से log ऑफ K2 अपॉन K1. K2 कितना है? Kp डैश अपॉन K1 कितना है? Kp. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? डेल्टा H अपॉन 2.303. ब्रैकेट में लिखेंगे T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2. ये रिलेशन होता है आर्हीनियस इक्वेशन से. अब डेल्टा एच पहले से ही नेगेटिव दे दिया यानी दिस वैल्यू इज नेगेटिव. तो हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा. T2 ग्रेटर आएगा देन T1. टेम्परेचर बढ़ रहा है तो T2 माइनस T1 ये वाली वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव. प्लस माइनस इज माइनस, दैट मीन्स लॉग ऑफ Kp डैश अपॉन Kp. ये ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में. तो जब ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है दैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेसर देन डेनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होता तब लॉग की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, लेकिन अगर न्यूमरेटर लेसर होता है तब लॉग की वैल्यू नेगेटिव में आती है. देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन में दिया है. दिस इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. KMnO4 can be prepared from K2MnO4 as per the reaction this. The reaction can go on to completion by removing OH negative ions. Yes, अगर हम OH negative ion को रिमूव करते रहेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती रहेगी. तो OH negative को रिमूव करने के लिए हमने क्या ऐड करना चाहिए? OH negative इज व्हाट? दिस इज अ बेस. और बेस को हम कैसे करके रिमूव कर सकते हैं? उसमें एसिड डाल के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है. अब KOH तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है तो D विल नॉट बी द आंसर. बाकी जो CS ये भी एसिड है. CO2 एंड SO2 नॉन मेटल की ऑक्साइड है, ये भी एसिडिक है. लेकिन जो HCl और SO2 है ना, दे आर हाईली रिएक्टिव. ये रिएक्ट कर जाएंगे बाकी के प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के साथ. सो कम जो इनमें से रिएक्टिव है वो एसिडिक ऑक्साइड कौन सी है? CO2. ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है. दिस इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू HCl एंड SO2. सो CO2 विल बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन. द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन X2 गैस प्लस 4 moles of Y2 gas is in equilibrium with 2 moles of XY4 is less than 0. That means डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर दी है नेगेटिव. फॉर्मेशन ऑफ XY4 इज फेवर्ड यानी फॉरवर्ड रिएक्शन कब फेवर होगी? डेल्टा H नेगेटिव दिया यानी ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक को हीट की ज़रूरत नहीं है और ये लो टेम्परेचर पे फेवर्ड होता है क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो ये लो टेम्परेचर पे फेवर हो गया. खुद टेम्परेचर इंक्रीज करे तो इसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत है. सेकेंडली यहाँ पे 1 मोल्स है प्लस 4 कितने आ रहे हैं? 5 मोल्स आ रहे हैं रिएक्टेंट में और ये मिलके कितने मोल्स दे रहे हैं? 2 मोल्स दे रहे हैं. सो वी वेरी वेल नो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं यानी वॉल्यूम भी कम हो रहा है. और वॉल्यूम कम करने के लिए हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है. प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तभी वॉल्यूम कम होता है. या फिर कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन तब शिफ्ट होती है जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं. सो दिस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड व्हेन टेम्परेचर इज लो एंड प्रेशर इज हाई. High pressure and low temperature, high pressure, low temperature, high pressure, low temperature. Option D will be the right answer. For the reaction, CH4 in gas plus 2 moles of oxygen in gas is in equilibrium with CO2 in gas plus 2 moles of water in liquid. Now यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या दी है? नेगेटिव. दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन में दिया एक्सोथर्मिक है, यस करेक्ट. बी ऑप्शन में दिया इक्विलिब्रियम पे CO2 और H2O की कंसंट्रेशन आर नॉट इक्वल, विच इज़ नॉट करेक्ट. वी वेरी वेल नो कि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन जो होती है CO2 एंड H2O आर नॉट इक्वल. यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. यानी इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगी, लेकिन ये नहीं कहीं लिखा है कि बराबर होंगी. यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 मोल है, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं. तो इसकी कंसंट्रेशन इसका वॉल्यूम का डबल होगा इसका वॉल्यूम, बट ये लिक्विड में दिया है तो कंसंट्रेशन डिपेंड करती है मोल्स पे. कांस्टेंट रहती है लेकिन सेम नहीं होती. वी कांट से कि सेम है. जो केसी की वैल्यू है वो कैसे आती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहती है इक्विलिब्रियम, लेकिन इंडिविजुअली कंसंट्रेशन बराबर नहीं है. तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की वैल्यू दी है. केपी जो होता है ये पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं, कंसंट्रेशन की टर्म्स में नहीं लिखते. और यहाँ पे सिर्फ गैसियस मोल्स कंसिडर करते हैं. दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रेज टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 2. लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिया. दैट मीन्स सी विल बी द रॉन्ग आंसर. जो यहाँ पे दिया ये रॉन्ग है, ये तो हमने लिखा है तो सही है, ये वाला रॉन्ग है. सो ऑप्शन सी will be the option for this question. The reaction is given as BaO2 in solid is in equilibrium with BaO which is in solid plus oxygen in gas. Here delta H is positive, that means this reaction is what? Endothermic. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पूछा, ऑक्सीजन का किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाकी सब तो सॉलिड है. दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू आएगी, Kp की. तो यहाँ पे हमें पूछा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है. वी वेरी वेल नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. तो यहाँ पे मास इंक्रीज करने का दिया. दिस विल नॉट बी द आंसर. मास नो. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. Any reversible reaction if increase concentration of reactant then effect on equilibrium constant. Equilibrium चेंज करेगा लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा. अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जैसे A moles of A plus B moles of B is given is in equilibrium with C moles of C plus D moles of D. यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये चेंज नहीं होगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे. सो it will remain unchanged. Option will be option B. According to Legitles Principle, adding heat to solid and liquid in equilibrium. Solid और liquid equilibrium में है. यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर हम इसमें हीट ऐड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड किसमें चेंज होगा, लिक्विड में. तो अमाउंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगा और अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज करेगा. अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज, नो, सी विल नॉट बी द आंसर. डी अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज, यस, डी विल बी द राइट ऑप्शन. हीट ऐड करने पर टेम्परेचर टू इंक्रीज, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है. यहाँ पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी वो हम बता सकते हैं. सो अमाउंट ऑफ सॉलिड विल डिक्रीज एंड लिक्विड विल इंक्रीज. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ लीच-एटलस प्रिंसिपल. वी वेरी वेल नो कि अकॉर्डिंग टू लीच-एटलस प्रिंसिपल अगर कभी भी हम टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जो इस मतलब चेंज को अंडू करेगा, पहले की तरह होने की कोशिश करेगी. दे विल ट्राई टू अटेन इक्विलिब्रियम अगेन. उसके लिए इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो जाएगा इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बताता है, नो. एंट्रोपी चेंज, नो. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नो. शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ ए कंस्टेंट, यस. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर.